6 बज गए हैं और हम सब थिएटर वाले बंदे हैं, तो वक्त की पाबंदी हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो मैंने सोचा कोई फिल्मीपना ना किया जाए। 6 बज गए हैं, तीसरी बेल तो होनी ही होनी है। जो अच्छे अच्छे थिएटर हमने देखे हैं, जैसे पृथ्वी हो या काफ़ी सारे थिएटर्स आजकल ये फॉलो कर रहे हैं कि जो आप शो का टाइमिंग देते हो, आपको उसी टाइम पे शो स्टार्ट करना होता है। कभी कभार मेरे जो गुरुजी थे, मेरे टीचर दुबे जी, वो चौथी बेल लेते थे। तो तीसरी बेल और चौथी बेल के बीच में बहुत अच्छा मनोरंजन कोई करता था। वो खुद बात करते थे या कोई न्यू कमर कोई पेशकश करता था या कोई बुजुर्ग, लेकिन वो एक मोहल्लत मिल जाती थी लोगों को कि हाँ अंदर जाके अभी बैठना है, क्योंकि चौथी बेल के बाद कोई चारा नहीं है, फिर हमारा नाटक मिस हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपको डॉट 6 बजे मैं हेलो बोलूँ। आज मेरा टॉपिक है सर्चिंग एक्ट। तो ये टॉपिक चूज़ करने के लिए मुझे कोकोनट थिएटर ने बिल्कुल पूरी परमिशन दी थी। देवर विथ मी। मैं कोकोनट थिएटर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ऐसे एंडेवर्स बहुत कम होते हैं जहाँ पे हम अपनी कॉमरादरी की बात कर सकते हैं और जो चाहे टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने, आपको लग रहा होगा कि ये सर्चिंग एक्ट क्या है, ये टॉपिक कैसे हो सकता है, ये क्यों मैंने टॉपिक चुना है। तो खैर मैं आपको बताती हूँ ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है। मैं मेरी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताती हूँ। मैं एक अभिनेत्री हूँ, लेखिका हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के लोकसत्ता के लिए मैंने 5 साल एडिटर के तौर पे काम किया है। मैं कॉलम लिखती थी और मेरे कॉलम का नाम था सो कूल, जो मेरे नाम का एब्रिवेशन भी है, सोनाली कुलकर्णी का सो कूल। और दोस्त कहते थे कि वो मेरा एटीट्यूड भी है, तो कॉम्प्लीमेंट लगती है ना। तो हाँ, मेरा है, एटीट्यूड है वो। तो लिखना मुझे बहुत पसंद है और अभिनय तो बहुत पसंद है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बिकॉज़ दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा मौका मिलता है कि अपनी हॉबी को वो प्रोफेशन के तौर पे स्वीकार कर सकें और उसके ज़रिए पैसे कमा सकें। क्योंकि हो सकती है हॉबी कुछ भी, लेकिन फैमिली सिचुएशन सपोर्ट नहीं करती है। कभी कभी इनकम सोर्स वो कम पड़ता है, तो ऐसे लगता है कि ये हॉबी के लेवल पे ही ठीक है, ये हम प्रोफेशनली चूज़ नहीं कर सकते। बट आई एम वेरी लकी कि आई कुड चूज़ एक्टिंग एज माई करियर एंड एज माई प्रोफेशन। तो मैंने आज तक लगभग 25 से ज़्यादा नाटक किए हैं, 90 से ज़्यादा फिल्में की हैं और कुछ 60-65 एडवर्टिजमेंट्स, टीवी कमर्शियल्स किए हैं। और काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ की बात शुरू में नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद के बारे में आप सभी से बात करना, क्योंकि जब कोई इंटरव्यू होता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे बारे में कहते रहना कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है। लेकिन आप सब लोग मेरे हम साथी हो। वी आर लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, थिएटर फैमिली। तो आप में से काफ़ी लोग सीनियर होंगे, काफ़ी मेरे जैसे होंगे, काफ़ी स्ट्रगलर्स होंगे, नए लोग होंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हर एक की जर्नी होती क्या है, और हम अगर खुद पे कन्विक्शन रखें तो ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो आज मेरे टॉपिक के लिए मैंने टाइटल चुना था सर्चिंग एक्ट। कोई भी नाटक हमें जब मिलता है, एक तो सबसे पहले मैं याद रखती हूँ कि अगर कोई काम करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ आज भी, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं,
जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको ये पर्टिकुलर रोल नहीं मिला, ये रोल मुझे मिला है। इसकी मुझे बड़ी अहमियत लगती है और मुझे हमेशा लगता है कि अगर इसके लिए हम मन में ग्रैटिट्यूड ना रखें तो मतलब अलग एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर ये रोल मेरा है तो मैं ऐसे निभाऊंगी कि ये मेरे नाम से पहचाना जाए। उस ख्वाहिश के साथ किसी रोल को भिड़ना सही नहीं है, लेकिन ये अगर मन में कहीं हमें पता है कि हम लकी हैं, ये चांस हमें मिला है, तो वो मैं आज भी याद रखती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर ने मेरे बारे में सोचा। हम नाटक की बात करेंगे, फिल्मों की बात और कभी करेंगे, लेकिन ये कोकोनट थिएटर का पेज है तो बस थिएटर के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी नाटक जब आता है तो हम ऑफ कोर्स पहले दिन जब रिहर्सल के लिए जाते हैं 90% आई थिंक हमें पता होता है कि नाटक क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नाटक सुनने जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये किरदार है इस प्ले के। तो मैं कभी भी ज़्यादा तैयारी के साथ रिहर्सल के लिए नहीं जाती हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट पता है तो रिहर्सल के पहले जो 8 दिन होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ द रिहर्सल, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हम किसी नई जगह जा रहे हैं, तो उस जगह का पता ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है ना। पहली बार जब जाते हैं तो लगता है कि अरे कितना टाइम लगा ढूंढने में। दूसरे दिन जाते हैं तो लगता है कि अरे इस रोड से आना चाहिए था, वहाँ सिग्नल कम रहेंगे। तीसरे दिन लगता है कि अरे 5 बजे पहुँचना था तो मैंने 4:15 बजे निकलना चाहिए। तो हमारे अलग अलग ट्रायल एरर्स होते हैं उस एड्रेस को ढूंढने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी रोल को देखा जाए कि ये कोई नई जगह है तो वहाँ जाने के लिए हम कैसे पहुँचने की कोशिश करते हैं, वो बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि हम कितना भी तय करें, जगह तो नहीं है ना, वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू रीच। तो एग्जैक्टली दैट इज़ हाउ आई अप्रोच माई कैरेक्टर्स। I always remember that this is my director's play, this is my writer's play। क्योंकि अगर हम लेखक और निर्देशक को हमारा लीडर नहीं मानेंगे तो हम बड़े ओवर स्मार्ट एक्टर्स बन जाएंगे, और मुझे ओवर स्मार्ट एक्टर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम क्रिबिंग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। मतलब कितनी बार हमें लगता है कि अच्छा डायरेक्टर देखो उस एक्टर को ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, राइटर ने मेरे लिए तो लाइनें लिखी ही नहीं है। ये फीलिंग्स बिल्कुल ह्यूमन है और वो फीलिंग्स तो मन में आती रहेंगी और वो जायज़ भी है, लेकिन उन फीलिंग्स को पकड़ के रखना जायज़ नहीं है। ओवरऑल नाटक हमारा डायरेक्टर, हमारी डायरेक्टर, मैन वुमन जो भी है वो देखते हैं, तो उनको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो उसी लेवल पे खुद के डायरेक्शन के काबिलियत को लिमिटेड रखना मुझे अच्छा लगता है। अगर हमारे मन में कोई सुझाव है तो सुझाव हम डायरेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन जब हम एक्टिंग कर रहे हैं किसी भी प्ले में तो तब जाके खुद सोचना, हर रोज़ डायरेक्टर को ये बताना कि नहीं 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 यारा तुम सही नहीं सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच के देखो। मुझे लगता है कि जब तक एक्टर्स ट्रस्ट नहीं करते, डायरेक्टर फ्लावर नहीं हो सकते। मैंने एक नाटक किया था
उस नाटक का नाम ले रही हूँ क्योंकि वो 90% लोगों को पता होगा। नाटक का नाम है सखाराम बाइंडर। ये विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा है नाटक, और तेंदुलकर साहब चाहते थे कि ये उनके आर्काइवल के लिए नाटक शूट किया जाए और बाद में शोज़ भी हो। इस नाटक के निर्देशक थे संदेश कुलकर्णी, जिनको मैं बहुत चाहती हूँ। बहुत अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। संदेश की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। संदेश ये नाटक डायरेक्ट कर रहा था। नाटक में मेरे साथ थे सयाजी शिंदे और चिन्मयी सुमित। पहले से ही तय था, तेंदुलकर साहब की इच्छा थी कि इस नाटक में मैं लक्ष्मी का रोल निभाऊंगी। और जो मैंने सुना था नाटक के बारे में वो ये था कि ये जो नाटक था जब हुआ था ओरिजिनल कास्ट के साथ, लालन सारंग, नीरू फुले सर, कमलाकर सारंग सर ने किया था, तो तब इस नाटक की काफ़ी हवा हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी। और मेरे लिए, मैंने तो देखा नहीं था ओरिजिनल प्ले, सुना ये था कि अरे चंपा का रोल, और तेंदुलकर साहब की इच्छा थी कि सोनाली तुम लक्ष्मी करो। तो मैं ज़रा मायूस हो गई थी, नाटक पढ़ने से पहले ही मैं मायूस हो गई थी कि अच्छा, वो सीधी सादी नवारी साड़ी पहनने वाली लड़की का रोल मुझे करना पड़ेगा। फिर क्या मज़ा है ना, वो जो इम्पॉर्टेंट रोल था, जिसको ज़्यादा ग्लैमर मिला था, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कुछ सारी सेट, मतलब ऑनगोइंग शो में सारी चेंज करने का कोई सीन था, ऐसा मैंने सुना था। तो मन में एक लालच होती है ना फेमस होने की, या पॉपुलर अटेंशन सीकिंग, कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो वो इच्छा नाटक के ऑफर के साथ ही ख़त्म हो गई थी। तो मायूसी छा गई थी दिल में। मुझे पता था कि अच्छा, कुछ अब कोई चारा नहीं है बेटा, अब तुम्हें बस एक नो मेकअप लुक रखना है, एक सिंपल सी साड़ी पहन के, सिंपल रोल है, एकदम भोली भाली किसी औरत का रोल करना है। ये सर्च मेरे मन में था कि कोई एक भोली भाली औरत का एक्ट, रोल मुझे करना है। पहले हफ्ते में नाटक सिर्फ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सिर्फ खुद का कैरेक्टर समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम नाटक समझते हैं। बाकी के पात्र जो कहने वाले हैं, जो बातचीत करने वाले हैं, उसका कंटेंट हमें समझ में आता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हफ्ते तक हम लोग पढ़ते रहे। जब हमने 10 दिन पढ़ा नाटक, रीडिंग की, तो फिर बीच बीच में हम डायरेक्टर के साथ, को एक्ट्रेस के साथ बातें तो करते रहते हैं। फिर मुझे समझ में आ गया कि जो मुझे लग रहा था कि ये नॉन ग्लैमरस रोल है, ग्लैमर सिर्फ मेकअप से थोड़े ना आता है, एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है, रोल भी तो लेखक अच्छा लिखते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये जो लक्ष्मी है, सखाराम बाइंडर की लक्ष्मी, वो बड़ी अद्भुत चीज़ है। ऐसा लगता है कि सखाराम बाइंडर, ये जो कैरेक्टर है, वो इस नाटक का हीरो है, और चंपा जो भी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, सेक्सी दिखेगी, और पूरा फुटेज ले लेगी। ये जो मन में वहम था ना मेरे, वो रीडिंग के बाद, मेरे सर्चिंग में, मेरे मन पे जो भूत सवार था, वो साफ साफ उतर गया, और मुझे समझ में आया कि ये लक्ष्मी कितनी एकदम से वर्ड आया कमीनी चीज़ है, लेकिन वो कितनी ह्यूमन है। चेहरा उसका सादगी से भरा है, लेकिन उसके दिल में जो चल रहा था
वो दूसरे एक्ट तक हमें पता नहीं चलता। ये 3 अंकी नाटक है और तीसरे एक्ट में जाके हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा पहेलू या रंग लक्ष्मी के कैरेक्टर को है, और वो पोर्ट्रे करने में इतना डिफिकल्ट था कैरेक्टर, यू वोंट बिलीव मी। जो मुझे लगा था कि एक कोई सुर पकड़ो, वो बस सा लगा के मोनोटोनी में खो जाओ, वो नाटक बिल्कुल इतना सिंपल नहीं था। ऐसा मुझे लगा था कि ले लो हारमोनियम, पकड़ो अपना सा, खत्म हो गया नाटक। ये बिल्कुल नहीं था। काफी आरोह अवरोह थे, काफी राग थे, काफी रंग थे लक्ष्मी के। तो जो भी हमने 5-6 हफ्ते रिहर्सल की, मुझे लगता है हर दिन मेरे ईगो को एक ठेस पहुंची है। लक्ष्मी ने पहुंचाई है, तेंदुलकर साहब ने पहुंचाई है, कि ये सर्चिंग जो है, हमारा शोध जो है, वो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हमारे रिहर्सल्स ख़त्म नहीं होते, जब तक हमारे 5 शोज़ नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, लाइनें याद हो गई, लेकिन लाइनें याद होने के बाद भी हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कभी कभी जो हमारे डायरेक्टर्स हमें कहना चाहते हैं। तो मैंने संदेश की बहुत सुनी। अब आपको अचरज होगा सुन के, तेंदुलकर साहब रिहर्सल देखने आए नहीं थे। ही डिड ट्रस्ट अस। और मेरे डायरेक्टर संदेश ने भी बहुत ट्रस्ट किया हम सबको। जब हम रिहर्स कर रहे थे तो मैं, चिन्मयी और सयाजी, हम तीनों अपने करियर के अलग अलग पड़ाव पे थे, करियर के, जिंदगी के। तो हमारे मन में कुछ अलग अलग बातें चल रही थी। हम सबको एक डायरेक्टर संदेश समझने की कोशिश कर रहा था, हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्टर से हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, वार्मथ, लव। तो वो सब संदेश देने की कोशिश कर रहा था और चेतावनी भी दे रहा था कि लाइटली मत लो रिहर्सल को, कीप अप योर स्पिरिट। इट इज सो सिंपल टू गेट टायर्ड, इट इज वेरी इजी टू फील टायर्ड कि बस मुझसे नहीं होगा, लाइनें याद हो गई है, कर लेते हैं, मूवमेंट्स पता चल गई है। लेकिन तब तक हमारा सर्च खत्म नहीं होता जब तक हम हमारे को एक्टर्स की बात सुनते नहीं हैं। कभी कभी एक जल्दबाजी होती है ना दिल में कि इसके बाद मेरी लाइन है, या ये भी याद आता है कि अरे ही इज फम्बलिंग बट आई एम नॉट। तो ये सारे इमोशंस हमारे प्रोडक्शन को, हमारे नाटक को मदद करते हैं। तो हर एक नाटक का स्वभाव बनता रहता है और मैं तो मेरे डायरेक्टर की उंगली पकड़ के रखती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है खुद के मन से कुछ भी करना। मैं कभी एडिशंस नहीं लेती हूँ, मतलब वो मेरा स्वभाव भी नहीं है और मुझे मेरे को एक्टर को चौंकाना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पे भरोसा करते हैं ना, तो मैंने आई एम आंसरेबल टू माई को एक्टर। तो ये आंसरेबल रह के जब हम मंचन करते हैं किसी भी नाटक का, तो पहला शो होता है, दूसरा शो होता है, फिर हमें समझ में आता है कि ऑडियंस का क्या कहना है। कुछ अनरिटन डायलॉग्स उनके भी होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये एक्ट जो है हमारा, जो हमारे कैरेक्टर के परे हैं, ये सर्चिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऑडियंस की बात नहीं सुनते, कभी कभी प्ले कब सेट होता है जब आपको पता चलता है कि उप्स, यहाँ पे रिएक्शन आने वाली थी, मुझे नहीं पता था,
कभी कभार लोग हंस देते हैं, कभी सन्नाटा रहता है। तो ये लाइनें ऑडियंस की होती है, जो कोई लेखक नहीं लिखता, जो कोई डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करता। और तब शुरू होती है एक्टर की जिम्मेदारी। जब व्हाट आर यू पेड फॉर, जब राइटर ने आपको जो बहुत सुंदर ट्रीट दी है नाटक लिख के, डायरेक्टर ने जो आपको हाथ पकड़ के स्टेज तक लाया है, अब किसी भी एक्टर की जिम्मेदारी है कि आप ये अनरिटन ऑडियंस के मन में चल रहे हैं जो डायलॉग्स हैं, उनको समझ के अपनी लय पकड़ के अपना परफॉर्मेंस दो। जितना ट्रूथफुल रह सको, जितना कंसिस्टेंट रह सको, आपका अगला शो उतना ही सुंदर होने वाला है। मुझे लगता है कि इस सर्च में जो मेरे गुरु, मेरे सर दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी हमेशा कहते थे कि सुनो, पैसे नहीं लगते सुनने के लिए। लेकिन मुझे क्या कहना था, इस गड़बड़ाहट में हम लोग रहते हैं ना, तुम्हें जो भी कहना है, लेकिन सामने वाले को क्या कहना है पहले सुनो। कान तो खुले हैं, कान खोलने भी नहीं पड़ते। सुनने में एनर्जी भी नहीं इन्वेस्ट होती है। तो सुनने के बाद जो हम कह पाते हैं उसमें बहुत अच्छी समझ होती है। तो आजकल जो दुबे जी तब जाके मेरे कॉलेज डेज में कहते थे, अब मुझे समझ में आ रहा है। उसके साथ और एक कहना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यंग है वो, उसने कहा कि तुम तो लकी हो, तुम्हें दुबे जी के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे सामने तो ऐसे आइडॉल्स हैं नहीं, कोई भी दिख जाए हम उनके पीछे पड़ते हैं कि अरे आप हमारे सर बन जाओ, आप हमारी टीचर बन जाओ। लेकिन पता नहीं हमारे सर हमें जो सिखाते हैं वो अच्छे हैं भी या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो अच्छे हो ना, तो अगर आप में कन्विक्शन है कि यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, यू आर अ ट्रूथफुल एक्टर, तो आपको सिखाने वाला शायद आप खुद ही हो सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि किसी और को आके आपको कुछ सिखाना है और आपको हर गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे के दिन उनके पैर छू के कहना है कि आप थे इसलिए मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। आप खुद भी तो अपने आप को सिखा सकते हो। अब तो इतने चैनल्स ओपन हो रहे हैं, मैं टीवी के चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अवे न्यूज़, अच्छे एक्टर्स जो मेरे कॉलेज डेज में शायद कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता था कि अरे बाप रे, इस एक्टर का नाम भी मैंने नहीं सुना, इस डायरेक्टर के बारे में सुना ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता था कि अरे कभी तो उनका काम देखने का मौका मिले। आज आप सिर्फ गूगल सर्च करो, आपको किसी का भी काम, बायोग्राफी पढ़ने मिलती है, देखने मिलती है। तो खुद को बेचारा मानने की जिद छोड़ देते हैं। ये भी दुबे जी की एक सीख थी कि डोंट फील पुअर मी। आई थिंक आई वॉन्ट टू बिलीव दैट लकी मी, मुझे आज भी काम मिल रहा है। कोई ना कोई इस दुनिया में राइटर डायरेक्टर है जिनको मैं बोल सकती हूँ कि धन्यवाद, आपने मेरे कास्टिंग के लिए सोचा। तो इस निडरता के साथ हम शुरू करते हैं अपनी लॉकडाउन के बाद वाली जर्नी और लॉकडाउन वाली भी जर्नी, जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम है, बहुत पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है, घर में काम भी बहुत है। तो वो घर का काम निपटाने के बाद जो भी टाइम मिलता है उस समय का अच्छा उपयोग करके मन में कुछ अच्छे विचार लाते हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं मेरा चश्मा पहन लेती हूँ और आपके सवाल पढ़ने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके सवाल, अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट इनकम्प्लीट था तो ज़रूर आपके सवालों में मुझे पता चलेगा ही। लेट अस स्टार्ट आवर इंटरेक्शन।
During this phase, Aditi is asking, Aditi Pancholi, theatre performance are moving online. As an actor, how will you listen to the reaction of the audience? You are absolutely right, Aditi. What a valid question. Lekin her question is, in this period where plays are going online, how is it possible to hear or get the reaction of the audience? You are absolutely right. I never thought of the online phase, but I think what I can do in this lockdown phase is be precise. Probably the way we started on time and the way we have stopped on time to interact. Maybe that can be possible, because right now what we are presenting online is the recording of our earlier plays, or when we are performing something live, it is always a risk. If you are performing the same piece again and again, you will understand it from the comments, and maybe you will have to be dependent on the co-actors and your directors. You are absolutely right, you got me there. Anuprita, preparation for theatre is difficult or movie? I think difficulty se bhi zyada, Anuprita, I would like to say that joy is more in theatre, because you know there is no hurry. You know that I don't have to perform today. ऐसा नहीं है कि सीन आया, आपने पढ़ा और कल जाके सुबह 7 बजे की शिफ्ट है और आपको परफॉर्म करना है. ऐसा नहीं है. प्रेपरेशन फॉर अ प्ले इज़ ऑलवेज अ प्लेजर, क्योंकि आप you can take your own time, you can have questions, you can argue, you can try out varieties in your performance, in your dialogues. You can add, you can delete, you can edit. तो मुझे लगता है कि खुद को अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने की ख्वाहिश है या कैपेसिटी या करेज है, तो वेलकम टू थिएटर. विक्रांत ने मराठी में सवाल पूछा है, तो मैं मराठी में जवाब देना चाहूँगी. मराठी मेरी मातृभाषा है, और वाचिक अभिनय के बारे में मैं कैसे कहूँ विक्रांत को. विक्रांत, मला असं वाटतं की जितकी आपली वाणी शुद्ध असेल तितका आपला वाचिक अभिनय सुस्पष्ट होत राहील. मला आत्ता ही फेज कळतीये की फार चांगल्या पद्धतीचे ॲक्टर्स आत्ता काम करताना दिसत आहेत, जे खूप नॅचरल वाटत आहेत. फॉर एक्झाम्पल, ते कधी कधी स्टॅमर करणारे ॲक्टर्स आहेत. काही ॲक्टर्स आहेत ज्यांचे उच्चार स्पष्टसुद्धा नाही आहेत, पण ते एखाद्या म्हणजे आपल्यातले वाटू शकतात असे रोल्ससुद्धा करू शकत आहेत. तसं आपण स्वतःला ठेवलं पाहिजे असं म्हणणं नाही माझं, पण त्यासाठी अनेक एक्सरसाइजेस आहेत. मला खूप दिवसांनी नाटक करताना किंवा काम करताना नेहमी असं वाटतं की मी अडखळते आहे. तर मी छोटे छोटे माझे एक्सरसाइज आहेत, जे मी दात मिटून बोलते, पेन्सिल ठेवून बोलते, विस्परमध्ये बोलते, चेहरा रिलॅक्स करते. हे सगळे दुबेजींनी शिकवलेले एक्सरसाइजेस आहेत. पण या प्रकारचे एक्सरसाइज करून आणि आपल्या बोलण्यामध्ये म्हणजे स्पष्टतेबरोबरच ती इमोशन जर डोकावली तर आपण ओव्हर ॲक्टिंगपासून पण वाचतो, आणि तोही वाचिक अभिनयातला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं.
What are your plans to restore शास्त्रिक थिएटर, संस्कृत प्लेज? दिव्यांशु, मेरा प्लान तो मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं खुद को थिएटर का वॉलंटियर मानती हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं किसी भी लीडर के साथ, किसी भी संस्था के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार से मेरा खुद का इंडिविजुअल प्रवास चल रहा है, मेरी जर्नी चल रही है फिल्मों में, नाटक में और मेरे खुद की निजी ज़िंदगी में, उसमें मैंने अभी तक कोई एजेंडा नहीं लिया है मेरे हाथ में कि चलिए मैं जाके अब इस मुद्दे पे काम करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर किसी को जो भी कोई ये काम करना चाहता है, कोई भी टीम, कोई भी संस्था, तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। उनको अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी मदद चाहिए, जैसे सोशल मीडिया हो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी फंड रेजिंग के लिए शो करना है तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसे लीडर की या दिग्दर्शक की बेहद ज़रूरत है। तो अगर कोई आइडिया लेके आता है तो मैं उसमें सहभाग लेने के लिए तैयार हूँ। समीर इज सेइंग दैट उन्हें स्मिता पाटिल जी की याद आती है। समीर, मैं क्विकली इसका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसा कभी भी कोई भी कहता है तो मुझे लगता है कि हम हमारा स्मिता जी के लिए प्यार जता रहे हैं। मुझे बिल्कुल 100% पता है कि मैं कतई कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ उनके करीब जाने की। वो एक माइलस्टोन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने इतनी छोटे पीरियड में इतना सुंदर काम कार्व करके रखा है। लेकिन जब भी कोई ऐसे कहता है तो मुझे लगता है कि वो स्मिता जी को मिस कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी एक्ट्रेस जो दिल से पैशनेटली काम करने की इच्छा रखती है, उनमें वो स्मिता जी को ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सर्च है वो पीढ़ियों तक चलता रहेगा, क्योंकि हम हमेशा उनको मिस करेंगे ही। उन्होंने इतना सुंदर काम ऑलरेडी आर्काइव्स में रखा है, तो हम कब उनके करीब पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? ओमकार इज आस्किंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू वाइल सिलेक्टिंग अ रोल, प्रीवियस हवा, पॉपुलैरिटी ऑफ द रोल और योर स्कोप? ओमकार, इसमें से कुछ भी नहीं। मेरे लिए ज़रूरी है कि जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, उस वक्त अगर मुझे वो कहानी अच्छी लगती है तो वो कहानी बताना ज़रूरी है ना। नाटक आपको ट्रांसपोर्ट करता है कुछ समय के लिए, 2 घंटों के लिए हम किसी ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो नाटक में दिखाई गई फैमिली है या वातावरण है। तो नाटक में तो गेस्ट अपीयरेंस करने का ख्याल कभी मेरे मन में आया नहीं है। लेकिन वो अगर कहानी अच्छी है और ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तो वो अगर हमें लगता है कि वो इट इज़ वर्थ कि मैं 2 महीने रिहर्सल के लिए इन्वेस्ट करने वाली हूँ, और उसके बाद आजकल मेरे लिए शेड्यूल ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आने वाले प्रपोजल्स इतने टेम्पटिंग होते हैं कि लगता है कि हर एक नाटक को हाँ बोल दूँ। लेकिन जो भी 6 हफ्ते 7-8 हफ्ते हम रिहर्सल करते हैं, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ मेरे प्रोड्यूसर की, क्योंकि सिर्फ नाटक करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाटक के शोज़ करते रहना भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे वो नाटक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो 10, 15, 20 शोज़ करके ख़त्म हो जाते हैं। नाटक होना चाहिए, नाटक के शोज़ होने चाहिए। तो अगर आप सिर्फ ओपनिंग के 10 शोज़ करके बाय बाय बोलने वाले हो तो प्लीज़ नाटक मत करो। स्टेपिंग स्टोन ढूंढने के लिए क्यों नाटक करते हो? फिर प्रोड्यूसर ने क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर का कितना नुकसान है? आप
आप में भरोसा रख के प्रोड्यूसर ने नाटक में इन्वेस्टमेंट की है और आप अब कह रहे हो कि हेलो थैंक यू वेरी मच मुझे ब्रेक देने के लिए, लेकिन अब एक वेब सीरीज़ मिल गई है तो बाय बाय, इसके आगे मैं शोज़ नहीं कर पाऊँगी। एब्सोल्युटली नॉट फेयर। मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर के बाद आपको अगर और हमेशा के लिए आपको किसका ऋणी रहना है तो वो है प्रोड्यूसर। यू मस्ट बी थैंकफुल एंड फेयर टू योर प्रोड्यूसर। बैलेंसिंग एक्टिंग बिटवीन रियल एंड रील। यस जयदेव, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब ऐसे लगता था कि नाटक में काम करना और फिल्मों में काम करना, ये दो मीडियम्स काफ़ी एक्टर्स समझ नहीं पाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल कि जैसे अब हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा था, मुझे ईमेल कैसे भेजते हैं वो ये सीखना पड़ा था, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया है। मैं साइंस और मैथ्स के मैं करीब नहीं थी, तो मुझे टेक्निक सीखने पड़े थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कंप्यूटर क्या है, आईपैड क्या है, फ़ोन क्या है, ये सिखाना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है वो पेट में ही सब माँ के पेट में ही सीख के आते हैं बाहर। तो आजकल किसी को सिखाना नहीं पड़ता है नई पीढ़ी को कि ये फिल्म्स हैं, फिल्मों का माध्यम है और ये रंगमंच है। लेकिन एक थोड़े पुराने कलाकार ऐसे हैं जिनको नाटक और फिल्मों का डिफरेंस समझ में नहीं आता। आजकल थोड़ा आसान भी हो गया है क्योंकि स्टेज पे सब लोग कॉर्डलेस माइक पहनते हैं, तो आपको अपनी आवाज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। काम करना चाहिए लेकिन इट इज़ नॉट अ मस्ट एनी मोर। बस आपको ख्याल रखना है कि जो क्लीशे लाइनें हमने सुनी है कि नाटक में आपका क्लोजअप नहीं लगने वाला है। 30th रो में जो आपका नाटक हाउसफुल हो, मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी, लेकिन जब आखिरी रो में बैठे हुए दर्शक को वो अनुभूति आप दे पाते हो कि आपको अभी क्या लगा, जो सदमा आपको पहुंचा है, वो पहुंचना चाहिए दर्शक तक, और फिल्मों में वो पहुंचना चाहिए आपके कैमरे के लेंस तक। तो बस वही है, आप किसी भी माध्यम में काम कर रहे हो, आपको ये याद रखना है कि एक्टिंग रिएक्टिंग भी तो है, तो वो बिल्कुल सरल हो, ऐसा ना लगे किसी को कि आप बहुत, जैसा मैं शुरू में जब मैं नई थी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी। मैं बहुत झुक के बात करती थी, या मैं बार बार वही बात करती थी, मेरे जेस्चर्स बदल जाते थे। जब आप एक ठहराव आप अपने में लाने की कोशिश करते हो तो आपको इतने सारे ऑर्नामेंट्स पहनने की ज़रूरत नहीं लगती। आपको ये समझ में आ जाती है बात कि एफर्ट दिखाना नहीं है, एफर्ट दिखाने के लिए ऑडियंस आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। एफर्ट ना दिखे तो ही अच्छा है। Once again, let me just thank Coconut Theatre. Thank you for having me. You are such a wonderful team. और ये एंडेवर आप कर रहे हो सारे अपने थिएटर एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और ऑडियंस के लिए। कीप अप। थैंक यू। आई लव यू ऑल।